अमेरिका और ईरान के बीच एग्रीमेंट हुए 10 दिन नहीं बीते हैं और मिडिल ईस्ट पर एक बार फिर से जंग के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान का नामो निशान मिटाने की धमकी दोहराई है। वहीं ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को 30 दिन के लिए अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में पिछले 48 घंटों के डेवलपमेंट ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मिसाइलें फिर आग उगलने लगी हैं। ड्रोन फिर से कहर बरपाने लगे हैं। जंगी जहाज फिर दहाड़ने लगे हैं। मोर्चेबंदी फिर शुरू हो गई है। बम फिर से बरसने लगे हैं। जंग के सायरन फिर बजने लगे हैं। अभी जंग बंदी के समझौते की स्याही सूखी भी नहीं कि म्यान में रखी तलवारें फिर से निकल आईं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हुए समझौते का ढोल पीट ही रहे थे कि अमेरिकी सेना ने फिर से हमले शुरू कर दिए और ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से दुनिया में उम्मीद की लहर उठी थी, वो लहर एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के लिए कहर बन गई है। वर्ल्ड के ऑयल एंड गैस सप्लाई के चोकिंग पॉइंट हॉर्मुज में जंग के शोले भड़के तो क्रूड ऑयल में आग लग गई। ब्रेंट क्रूड से लेकर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तक के मीटर भागने लगे। जानकारों ने चेतावनी दी, ये तो बस झांकी है, असली लड़ाई अभी बाकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो जंग बंदी जिसे सिर्फ चंद रोज कबल अमन की एक नई उम्मीद करार दिया जा रहा था, अब शदीद खतरे में पड़ चुकी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर बराह रास्त हमले कर दिए हैं। दोनों एक दूसरे को मुआहदा तोड़ने का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बढ़ेगी, ये ख़त्म अभी हुई नहीं है। ये समझना कि आप जी बस गल्फ़ का मसले हल हो गए, ये ग्लोबल क्राइसिस बढ़ेगी और ईरान के ऊपर प्रेशर रहेगा। और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये MOU तो बहुत अच्छा MOU है, मगर इसमें अगले 60 दिन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप देखिएगा गोइंग फॉरवर्ड अगले दो तीन दिनों के अंदर ये शायद और टेंशन बढ़े हो। अमेरिका के मेमोरेंडम की शर्तों को तोड़ते हुए एक बार फिर से यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपनी एयरफोर्स की एक्टिविटीज बढ़ा दी है। जानकार कह रहे हैं कि अमेरिकी विमान जितने बड़े पैमाने पर उड़ान भर रहे हैं, उससे साफ है एक बार फिर से ईरान के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ मिलिट्री मिशन की गुपचुप तैयारी कर रहा है, तो ईरान की हार्डलाइनर भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि अब ईरान क्या करेगा, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ईरान चुप करके नहीं बैठेगा। तो अगर ईरान चुप करके नहीं बैठेगा तो वो जब भी ऐसी प्रोवोकेशन होगी तो वो उसका बदला लेगा। वो तो ये इसी चीज़ को वो कहते हैं एस्केलेशन लैडर। कि आप एक चीज़ करते हैं, दूसरा फिर उसके ऊपर एक्ट करता है, फिर आप कुछ करते हैं, फिर दूसरा उसके ऊपर एक्ट करता है। आहिस्ता 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 जो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाता है, उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो अब अभी तक तो ईरान ने रिस्ट्रेन किया, जितनी बमबारी उन्होंने की है ईरान ने तो उसके आधे भी नहीं की वापस में। उन्होंने तो ठीक ठाक वहाँ अटैक्स किए हैं। फिर इजरायली जहाज़ जो हैं वो गल्फ़ के ऊपर उड़ रहे हैं इस वक्त। ये ईरान ने इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया है कि ईरान ने MOU में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं अमेरिकन बाहर के जो फोर्सेस हैं वो भी विड्रॉ करेंगे। यहाँ ये इजराइल के जहाज़ वहाँ से उड़ रहे हैं और इस बमबारी के अंदर प्रॉबेबली हिस्सा भी लिया है। तो मैं समझता हूँ कि नीयत जो है अमेरिका की जो है वो और इजराइल की मिल के इसको डिरेल करना है इस MOU को। अब दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज ईरान किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने कह दिया है कि अगर अमेरिका ताकत की जुबान समझता है तो यही सही,
मिसाइलें बरसेगी। मिडिल ईस्ट में जंग के शोले भड़केंगे और अब की बार आर या पार की जंग होगी। इसके साथ ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बगल बच्चों यानी कुवैत और बहरीन पर यलगार कर दिया है। प्यादों पर हमला हुआ तो अमेरिका को भी गुस्सा आ गया। ट्रंप ने फौरन अमेरिकी सेना को हुक्म दिया कि वो ईरान को इस गुस्ताखी की सजा दे। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने फौरन अपने सदर के इस फरमान की तामील की। अरब सागर में तैनात अमेरिकी जंगी बेड़ों ने मिसाइल लॉन्च किए, जिन्होंने हॉर्मुज के आसपास मौजूद IRGC के अड्डों को टारगेट किया। ईरान और अमेरिका के इस वार और पलटवार से एक बात तो बिल्कुल साफ है, सिचुएशन बेहद सीरियस है और आगे चलकर हालात और भी बिगड़ने का अंदेशा है। मैं ये समझता हूँ कि ये लेबनान वाला इशू, इसके ऊपर मसले बनेंगे सीरियस किस्म के, क्योंकि अगर किसी सूरत में भी लेबनीज आर्मी मूव करती है हिजबुल्लाह के खिलाफ तो ईरान तो विल रिएक्ट वेरी बैडली और हिजबुल्लाह भी लड़ेगा और एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ फिर हुथीज भी आ जाएंगे। ये लोग फिर इसे एस्केलेशन कहते हैं जी। फिर वो रेड सी के अंदर भी, और जब ये होगा तो फिर अमेरिका क्या करेगा, फिर इजराइल क्या करेगा, फिर इनके ऊपर और प्रेशर होगा कि आप वापस लड़े। तो इसी को वो एस्केलेशन लैडर कहते हैं। ठीक। क्योंकि ये आई थिंक आयशा दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। कदम उठाए जा रहे थे कि किसी तरीके के साथ कोई ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाए जिससे ईरान को किसी किस्म का ख़तरा ना हो। ये जो इन्होंने कह दिया कि जी आप अपने प्रॉक्सीज को भी ख़त्म करें, वो तो मानते ही नहीं है कि वो हमारे प्रॉक्सीज हैं। वो तो कहते हैं ये क्या बात हुई, प्रॉक्सीज क्या हो, इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं। और अगर अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर सकता तो हम इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्स द बिग डील। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्रोवोकेटिव GCC का सेशन हुआ है और मेरा ख्याल है अभी आप देखिएगा गोइंग फॉरवर्ड अगले दो तीन दिनों के अंदर ये शायद और टेंशन बढ़े वहाँ। ईरान और अमेरिका की ताजा तनातनी की पहली चिंगारी पहले हफ्ते उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंचे। रूबियो का यह दौरा ठीक उस वक्त शुरू हुआ जब वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ईरान के साथ बातचीत करके स्विट्जरलैंड से अमेरिका लौट रहे थे। वैंस ने कहा कि उन्होंने अमन की पहली और पक्की ईंट रख दी है। वही मार्को रूबियो खाड़ी देशों को ईरान के खिलाफ उकसाने और मोर्चा बनाने के लिए पहुंच गए। उन्होंने सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों को बहरीन की राजधानी मनामा में इकट्ठा किया, एक बयान तैयार किया और उस पर सबसे अंगूठा भी लगवा लिया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के इस बयान ने ठंडे पड़ रहे जंग के शोलों को भड़का दिया, क्योंकि मार्को रूबियो ने मनामा में खड़े होकर मेमोरेंडम ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दर्ज उस शर्त की धज्जियां उड़ा दी जिस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए थे। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल मानने से इनकार कर दिया। इस बैठक में एक बात बिल्कुल साफ तौर पर उभर कर आई थी कि खाड़ी देश किसी भी तरह के टोल या फिर किसी भी फीस, किसी भी तरह के चार्ज के बिल्कुल खिलाफ हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बात दो टूक लफ्जों में कही थी कि हॉर्मुज पर कोई टोल नहीं लगेगा, किसी भी समझौते में यह शर्त शामिल नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओवल ऑफिस में भी ये बात कही थी और अब हमारे सहयोगियों ने भी आज इस बयान में ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखें तो ये पूरे इलाके में शांति की बात करता है। MOU में साफ लिखा है कि स्वतंत्र देश की संप्रभुता और उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो प्रॉक्सी हथियारबंद समूह हैं ये यही करते हैं, वे देशों की संप्रभुता में दखल अंदाजी करते हैं। जैसा कि ईरान अगर हिजबुल्लाह को पैसा देता है और ये कहता है कि वो लेबनान की सरकार के प्रतिद्वंदी के तौर पर काम करे, तो जाहिर है कि ईरान उस देश के अंदरूनी मामलों में वहाँ की सियासत में दखल दे रहा है। जब ईरान इराक के हथियारबंद मिलिशिया को समर्थन देता है तो साफ है कि वो इराक के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। MOU में इस बात को भी शामिल किया गया है, जिससे सबको साफ हो जाएगा कि अगर हम इन बातों पर भी ईरान से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में शांति और स्थिरता तब तक नहीं आ सकती जब तक ईरान दूसरे देशों के भीतर इन नॉन स्टेट एक्टर्स को बढ़ावा देना बंद नहीं करता। अमेरिका का ये डबल गेम है। एक तरफ तो ट्रंप ने ये मान लिया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में रहेगी। JD वैंस ने ईरानियों के सामने स्विट्जरलैंड में दोबारा यही बात कबूल की।
सीज फायर की पहली शर्त के तौर पर लेबनान में भी जंगबंदी को शामिल किया गया, लेकिन इजराइल ने लेबनान से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इजराइल को ईरान और अमेरिका का MOU भी कबूल नहीं, इसीलिए वेंस के स्विट्जरलैंड से लौटते ही अमेरिका ने लेबनान और इजराइल का समझौता करा दिया और लेबनान में खून खराबे का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। लेबनान के आम लोग पिछले कई दशकों से अपने अंदरूनी मामलों में बाहरी शक्तियों के दखल का खामियाजा भुगत रहे हैं। कई देश लेबनान को हमले का लॉन्च पैड बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और लेबनान की जनता बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। उनको यह दर्द मिलना भी नहीं चाहिए। लेबनान की आम जनता का यह हक है कि वे शांति से रहें, तरक्की करें। यह हक उन्हें कुछ दशकों पहले तक हासिल भी था। यकीनन हमें उस मकाम तक पहुंचने में कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आज हमने उस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है और पहला कदम यकीनन सबसे मुश्किल होता है, लेकिन आज हम साथ मिलकर वो कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से इजराइल की आवाम को भी शांति और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। उत्तरी इजराइल के निवासी, जिन्हें बार बार लेबनान से किए जाने वाले आतंकी हमलों का निशाना बनाया गया है, और उन पर यह हमला लेबनान की आवाम नहीं करती, लेबनान की सरकार नहीं करती, बल्कि इस हमले के पीछे वो बाहरी ताकतें हैं जो लेबनान की धरती से आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। और इसी वजह से उत्तरी इजराइल के लोग लंबे वक्त से शांति से नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि हर वक्त हमले के सायरन बजते रहते हैं। यह अमेरिका का दूसरा डबल गेम था, जहां जेडी वैंस तमाम शर्तों पर हामी भरकर ईरान को पुचकार रहे थे। वहीं उन्हीं के कैबिनेट के साथी मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक ईरान के रास्ते में डिप्लोमेटिक माइन फील्ड्स बिछा रहे थे। देखिए, मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप को प्रोटेक्ट कर रहा है बाय सेइंग हमारी शिकस्त नहीं हुई, और ये उसके इंडिकेशंस हैं कि हम तो अभी भी तकड़े हैं, ईरान को हमने कॉर्नर किया हुआ है, GCC हमारे साथ है, ऐसी क्या बात है। और हमारे तो वही पुराने डिमांड्स हैं जो पहले थे, अभी भी वही डिमांड्स, और देखे हमें सब ये सपोर्ट कर रहे हैं। उधर जो जेडी वैंस हैं वो ये चाहते हैं कि ये जंग बंद हो फौरी तौर पे। अब मिड टर्म्स आ रहे हैं और इसको अभी थोड़ा ठंडा किया जाए, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप को उस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और रूबियो जो है वो हार्ड लाइन ले रहा है, बिकॉज डोनाल्ड जेडी वैंस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप तो बिल्कुल ही, आप तो सरेंडर कर गए, आप हम सब लोग यही कह रहे हैं वहाँ कि आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, आपने तो सब कुछ ईरान को दे दिया। ये पूरी एक कंस्टिट्यूंसी शुरू हो गई है अमेरिका में, तो जेडी वैंस उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और रूबियो जो है उनको तसल्ली दे रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। तो जेडी वैंस ईरान को तसल्लियाँ दे रहा है और रूबियो जो है अपनी कंस्टिट्यूंसी को तसल्लियाँ दे रहा है। तो ये डबल गेम खेल रहे हैं वहाँ। अच्छा। मगर यहाँ जो खतरा ये है कि ये ईरान ये ना समझे कि वो तो ठीक है, डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन के लिए अपनी डबल गेम खेल रहे हैं, वो तो शायद उनकी मजबूरी है कि वो शिकस्त ना माने। रूबियो ने इस डबल गेम की शुरुआत उसी वक्त कर दी थी जब वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने पर्शियन गल्फ में फंसे जहाजों को बाहर निकालने के लिए एक अल्टरनेटिव रूट प्रपोज किया, जिसको यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एडॉप्ट करके तुरंत ओमान के पास से जहाज गुजारने शुरू किए। ईरान को अपनी अथॉरिटी में ये दखल कतई नागवार गुजरा और उसने ओमान के पास से गुजर रहे टैंकर्स पर वार्निंग के तौर पर अटैक किए। जो उसका पॉइंट ऑफ सिर्फ ये है कि वो ये कहता है कि जी कि उन्होंने जब जंग शुरू हुई थी फरवरी में, तो उन्होंने इस इलाके को माइन किया हुआ है, और अगर गॉड फॉरबिड कोई शिप जो है किसी माइन से टकरा जाती है तो ये जो पूरा पर्शियन गल्फ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बिल्कुल पोल्यूट हो जाएगी, ठीक है ना, अगर एक भी बड़ा शिप तबाह हो गया। सो उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं और कहा है कि जी कि आप इन रास्तों से एंटर करें और इन रास्तों से बाहर निकलें, ठीक है ना। अगर 150 शिप्स जो हैं मुदस्सिर साहब वो रूट फॉलो कर सकती हैं जो ईरान दिया हुआ है, और उन्होंने कोई टोल भी नहीं दिया उसको, ठीक है ना। तो उनको चाहिए था कि ये जो 4 शिप्स थी इनको भी चाहिए था कि वही रूट इस्तेमाल करते जो पिछली 150 शिप्स ने इस्तेमाल किया था, लेकिन ये एक डिफरेंट रूट, ठीक है ना। सो उनको रोकने के लिए ईरान ने ड्रोन्स भेजे और एक शिप को उन्होंने
एग्रेसिवली इंगेज किया और बाकी तीनों शिप्स जो हैं जो पीछे थी और ये भी जिसको अटैक किया था, ये शिप्स वापस पर्शियन गल्फ में चली गई। ईरान के साथ अमेरिका के इस डबल गेम की वजह भी समझ लीजिए। असल में जिस दिन से ईरान के साथ हुए MOU की डिटेल सामने आई थी, उसी दिन से अमेरिकी सीनेटर्स इसका विरोध करने लगे थे। यहां तक कि ट्रंप के कट्टर समर्थक अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ईरान के साथ डील का खुला विरोध किया। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर तो खुलकर ईरान के साथ डील को खतरनाक बता रहे थे। हम इस समझौते के बाद वहीं पहुंच गए थे जहां पर युद्ध से पहले थे। मुझे लगता है कि ईरान इस समझौते के बाद और ताकतवर होकर उभरा है। मैं मानता हूं कि ये शांति समझौता करके ट्रंप ने असल में सरेंडर कर दिया है। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात स्वीकार करने को राजी नहीं है और इस बात को तब तक छुपाए रखना चाहते हैं जब तक संभव हो, ताकि वो माहौल बना सकें कि अमेरिका जीत गया है और लोगों को धोखा दे सके। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। ईरानी मीडिया से जैसी खबरें आ रही हैं वे बहुत चिंताजनक हैं। मेरी आशंका ईरान को लेकर है। एक अच्छा समझौता वही होगा जिसमें ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट की परमिशन नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कि हमें आगे क्या हासिल होगा, लेकिन अच्छी बात यही है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है। अब सवाल ये है कि हम इस समझौते के फेज़ 2 तक पहुंच सकेंगे या नहीं। सीनेटर्स ने घेराबंदी की तो डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ डिनर करने पहुंच गए। मीटिंग के बाद कहा कि सीनेटर से बहुत अच्छी बात हुई है। इसके बाद ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को खाड़ी देशों के दौरे पर भेज दिया। रूबियो ने उसी GCC से हॉर्मुज फ्री कराने, ईरान के प्रॉक्सीज यानी हिजबुल्ला, हमास और हूथियों पर लगाम लगाने और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स पर काबू पाने का बयान दिलवा दिया, जो ईरान और अमेरिका के बीच समझौता करा रहे थे। हैरानी की बात तो ये रही कि कतर और UAE जैसे देश भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाने लगे। ये बात ईरान को बड़ी नागवार गुजरी। ईरान ने कहा कि अरब देशों ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। बहरीन के अंदर जो स्टेटमेंट आया है वो 3-4 जगह पे वो MOU को वायलेट करता है। लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी फ़ौज जो है वो भेजेगी सदर्न लेबनान और वहाँ हिजबुल्ला को डिसआर्म करेगी और हालांकि इजराइल बैठा होगा वहाँ, इजराइल हिजबुल्ला को डिसआर्म करेगी। तो ये तो हिजबुल्ला और लेबनान की फ़ौज के दरमियान लड़ाई कराना चाहते हैं। तो एक तो ये सीरियस वायलेशन ऑफ द MOU स्ट्रेट के ऊपर है, हॉर्मुज के ऊपर जो बात हो रही है उसके ऊपर भी मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि ओमान और ईरान के दरमियान बैक चैनल में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है कि छोटी मोटी फ़ीस चार्ज की जाएगी, 2 महीने के बाद देखा जाएगा, इसके ऊपर बात होगी। कोई ईरान ने कमिटमेंट नहीं की कि इसके ऊपर चार्ज नहीं लिया जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। और इधर से इन्होंने ऐलान कर दिया, ये 6 मुल्कों ने, अमेरिका बैठा हुआ है ऊपर रूबियो, और ऐलान कर दिया कि जी किसी किस्म की भी फीस नहीं चार्ज होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इट्स अगेन अ वायलेशन ऑफ द MOU। तो मैं समझता हूँ कि और फिर ये जो बात की एक और वायलेशन है, MOU के अंदर तो जिक्र ही नहीं है कि जी आप के मिसाइल प्रोग्राम या आपके ड्रोन प्रोग्राम या किसी ऐसी आपके मिलिट्री जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगेंगी। इसके ऊपर फिर बात आ गई है इसके अंदर। तो ईरान मस्ट बी वेरी अपसेट। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वायलेशन है जो अमेरिका ने बैठ के ये 6 या 7 ममालिक से अंगूठा लगवा लिया इसके ऊपर। ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ था उसमें से न्यूक्लियर वेपन वाले मुद्दे को ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। हालांकि ईरान शुरू से ही कहता रहा है कि वो एटम बम नहीं बनाएगा। अब असली पेंच तो बाकी के मुद्दों पर फंस गया है। सबसे बड़ा मसला लेबनान का है। इजराइल लेबनान से सेना हटाने को तैयार नहीं है। अमेरिका उसके साथ खड़ा है। हिजबुल्ला, हूती और हमास ईरान के प्रॉक्सी हैं। वो इन्हें इजराइल अमेरिका के खिलाफ लड़ाई का जरिया मानता है, मगर खाड़ी देश और अमेरिका इजराइल का सफाया करने पर आमादा है। युद्ध के दौरान ईरान के हमले झेलने वाले खाड़ी देश अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी को खत्म करना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। अमेरिका ने इसके खिलाफ खाड़ी देशों को भी अपने साथ मिला लिया है। यही वजह है कि ईरान ने ओमान के पाला बदलते ही दूसरे रास्ते से हॉर्मुज क्रॉस करके जहाजों पर हमले शुरू कर दिए।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह ऐलान भी कर दिया कि अगर अमेरिका और खाड़ी देश हॉर्मुज पर ईरान को कंट्रोल नहीं मानते तो हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की निगरानी में रहेगा और अगले 30 दिनों में यहां टैरिफ नॉर्मल किया जाएगा। इस रास्ते की दिक्कतें ईरान की सेना ने हटानी शुरू कर दी हैं। अभी इस पर काम चल रहा है। इस रास्ते को ठीक करना ईरानी सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बाद किसी और देश या संस्था को इस मामले में दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। अगर इस मामले में किसी भी तरह की दखलंदाजी की जाती है, ईरान ने जो व्यवस्था लागू की है उससे हटकर कोई नया सिस्टम लागू किया जाता है तो इससे मामला और पेचीदा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने में देर होगी, तनाव बढ़ेगा। पिछले 2 दिनों के दौरान हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो घटनाएं होती देखी हैं उनसे साफ है कि तनाव बढ़ रहा है, टकराव बढ़ रहा है। मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने और इसके संचालन के मैनेजमेंट में कोई दखल ना दें। मेमोरेंडम की शर्तों का सम्मान करें। इसको तोड़ने को बढ़ावा देंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه. यकीनन हॉर्मुज के दोबारा बंद होने का मतलब होगा ईरान अमेरिका का समझौता टूट गया है और जंग दोबारा शुरू होनी तय है।